गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीईसी एकेडमी पर। बीईसी एकेडमी इस बार आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया है नीट 2024 क्रैश कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री नीट 2024 के लिए शुरू करेंगे। यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को शुरू से आखिर तक देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और रेगुलर उसे रिवाइज करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बहुत ही बेसिक चैप्टर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और नीट में जिस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर हम लोग उसको ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट, दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो बेस्ड है क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन और साथ साथ क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के ऊपर। ओके, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स दैट इज न्यूटोनियन फिजिक्स। ऐसे फिजिक्स मैकेनिक्स जिसके अंदर हम लोग न्यूटन के फोर्स को स्टडी करते हैं क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं। बोर का जो ये मॉडल होगा बच्चों, ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे स्पीसीज के लिए ही केवल बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड होगा। ओके, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम विथ 1 पॉजिटिव, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक लूज किया गया है, फाइनली He+ के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसलिए लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हुए। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद लिथियम कन्वर्टेड इनटू लिथियम 2+ आयन, और इस तरह से लिथियम 2+ आयन जो होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और लिथियम 2+ आयन के ऊपर बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना है बच्चों, बोर्स के एटॉमिक मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज पर वैलिड होगा। बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों हम लोग आगे जाकर के भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर्स और वेव नेचर। तो ये बोर का जो मॉडल है वो केवल इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पर वैलिड है। जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अगर अप्लाई होता है तो उसे हम लोग कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच अगर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स हो रहा है तो हम लोग उस फोर्स को कूलम्बिक फोर्स नाम देंगे और कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू होगा सम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस
divided by square of distance between two। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो mv² बाय r के इक्वल होता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv² बाय r। और कूलम्बिक फोर्स कितना होता है? सम कांस्टेंट k q1 q2 बाय r²। इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम वर्क करता है और वो एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू उस रेडियस का होता है जिसके अराउंड वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। ओके, सभी बच्चे से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, प्रॉपर नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। जितना आप रिवाइज करेंगे इस आने वाले नीट 2024 के लिए आप उतने ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेंगे। ओके, अब हम लोग स्टडी करते हैं बोर्स के पोस्टुलेट्स का। बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, उस पोस्टुलेट्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट दैट इज एटम हैज अ न्यूक्लियस। फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर यह बताया गया कि कोई भी एटम होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कोई भी एटम होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कोई भी एटम होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर इस सेकेंड पॉइंट कहा गया, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, it is present at the center of atom। it is present at the center of atom। जैसे इस सेंटर को हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ अगर मिलाकर बात करें इसे हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन। उस न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ रहते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट के अंदर कहा गया, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे कि प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड। जैसे कि प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। सॉरी, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। द अट्रैक्टिव फोर्स कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन द न्यूक्लियस and the electron is equal to the
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थर्ड पॉइंट में कहा गया सेंटर के अराउंड यहां पर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहां पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इस सेंट्रीफ्यूगल्स का फॉर्मूला है m v स्क्वायर बाई r। इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि k q1 q2 बाई r स्क्वायर इक्वल हो जाता है m v स्क्वायर बाई r की। m v स्क्वायर बाई r की। इस पॉइंट में यही बताया गया, द अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो न्यूक्लियस की तरफ लगता है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो न्यूक्लियस से बाहर की ओर लगता है। ओके। थर्ड पोस्टुलेट के अंदर बच्चों बात किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स revolve in only those orbit in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे कि बताया गया, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। एम वी आर और एम वी आर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। h बाय 2 पाई जिसे हम लोग यहां दिखाएं। बच्चों h बाय 2 पाई को हम लोग h क्रॉस भी कहते हैं। h बाय 2 पाई को h क्रॉस भी कहते हैं। और यहां पर जो ये n होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग n बिलोंग्स टू i प्लस भी लिखते हैं। यहां पर h प्लैंक कांस्टेंट है और पाई एक तरह का कांस्टेंट है। थर्ड पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हमें याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h क्रॉस। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो n h बाई 2 पाई जो होगा, यहां पर हम लोग n का वैल्यू 1 रख सकते हैं। दैट इज h बाई 2 पाई ये वैलिड एंगुलर मोमेंटम है। इसी तरह से h बाई 2 पाई इंटू 2, यहां पर n का वैल्यू 1 है, यहां n का वैल्यू 2 है, ये भी वैलिड होगा। 3 h बाई 2 पाई यहां भी इंटीग्रल मल्टीपल है,
तो वैलिड होगा, लेकिन कभी भी ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। h/2π ये एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। जैसे कि 1.2 h/2π ये एंगुलर मोमेंटम भी पॉसिबल नहीं है। 0.5 h/2π ये भी वैलिड नहीं है। n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फोर्थ postulate, the orbit in which electron can remove is known as stationary orbit। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उस ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, बिकॉज दिस ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होगा, इस न्यूक्लियस के अराउंड इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो इस ऑर्बिट को हम लोग नाम दे देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। और जो स्टेशनरी ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कांस्टेंट होता है। याद रखना है बच्चों, एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट की कांस्टेंट होती है। फिफ्थ postulate, each stationary orbit is associated with definite amount of energy। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, इसी तरह से ये थर्ड ऑर्बिट और सो ऑन, फोर्थ ऑर्बिट भी हम लोग रख सकते हैं। तो जितने भी ऑर्बिट है उन सभी ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग n = 1 कहते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा वो सेंटर के सबसे नजदीक होगा और इसे हम लोग k शेल नाम देते हैं। जो सेकेंड ऑर्बिट होगा वो n = 2 होगा जिसे हम लोग l नाम देते हैं। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट जो है इसका नाम हम लोग m देते हैं, एंड सो ऑन। ओके, याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट हमेशा सेंटर के सबसे नजदीक होगा। सिक्स्थ postulate, अगर हम लोग सिक्स्थ postulate की बात करें, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी in the form of photon can only occur when electron jumps from a stationary orbit to another, and it is delta E, that is E higher minus E lower, that is En2 minus En1। कहने का ये मतलब हुआ कि यहां पर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये ऑर्बिट है। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा होता है तो उस समय या तो एनर्जी का इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। एनर्जी का इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। तो जब हम लोग दो ऑर्बिट के बीच, दो स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है और दो ऑर्बिट के बीच अगर हम लोग एनर्जी का डिफरेंस निकालना चाहे तो लिखेंगे E हायर माइनस E लोअर। हायर एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं En2 माइनस En1, En2 माइनस En1, जो कि ऊपर दिखाया गया है। और ये जो डिफरेंस है
इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम। और जो एनर्जी ऑफ क्वांटम है वो इक्वल होता है h इंटू न्यू के, h इंटू न्यू का, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। h प्लैंक कांस्टेंट है और जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है। Energy is absorbed when electron jumps from inner to outer. जब इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर जा रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर जा रहा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आ रहा होगा तो उस समय एनर्जी जो होगा वो इमिट होगा। एनर्जी क्या होगा, इमिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट की ओर जा रहा होगा, लोअर टू आउटर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और एनर्जी इमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन आउटर से लोअर की ओर जा रहा होगा, आउटर से लोअर की ओर, और एब्जॉर्ब होगा जब इनर टू आउटर जा रहा होगा। N2 ग्रेटर देन N1 वेदर इमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चाहे इमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, N2 हमेशा N1 से बड़ा वैल्यू होगा। ओके, N2 हमेशा N1 से बड़ा वैल्यू होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप हमसे स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। बीईसी एकेडमी, बीएससी एकेडमी, नीट, जेई, सॉरी, बीएससी एकेडमी, जेई और नीट, इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, सबसे पहले बात करेंगे रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट। रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट, अगर कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो हम लोग सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और सेंटर से ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा। और रेडियस का वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ओके, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और जो z है ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। इस फॉर्मूला में h 4 पाई m k e ये सभी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर पुट किया जाए, कांस्टेंट वैल्यू को पुट किया जाए तो हमें r का वैल्यू मिल जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -8 n स्क्वायर बाई z सेंटीमीटर, n स्क्वायर बाई z सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर को अगर एंगस्ट्रम में कन्वर्ट किया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू
0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। और जो कन्वर्जन के लिए हमें ध्यान रखना है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर और इक्वल टू 10 to the power -8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम याद रखेंगे, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। सेकेंड, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्ञात करेंगे, निकालेंगे जो nth ऑर्बिट की है। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगा वो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। एक बार फिर से n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है और z एटॉमिक नंबर है। सारे कांस्टेंट वैल्यू को पुट किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हो जाएगा 2.188 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस निकालने को कहा गया है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस का फॉर्मूला कितना है, 0.529 into n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू 1 हो गया और जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 0.529 into 1 स्क्वायर बाय 1 दैट इज 0.529 एंगस्ट्रम। इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में जब पुट कर रहा हो, मूव कर रहा होगा तो अगेन हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 रखेंगे और n का वैल्यू 2 रखेंगे। सॉल्व करते हुए हमें मिल जाएगा 2.116 into 2.116 एंगस्ट्रम। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा हाइड्रोजन एटम के लिए तो z का वैल्यू अगेन 1 हो जाएगा और n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे और फाइनली हमें 4.761 एंगस्ट्रम देखने को मिलेगा। इसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उस समय अगेन हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 रखेंगे और फोर्थ ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 4 रखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करते हुए फाइनल आंसर हम लोग 8.464 एंगस्ट्रॉम देखेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा होता है और ऑर्बिट का संख्या अगर बढ़ता है तो रेडियस का वैल्यू भी बढ़ता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि r जो है वो बढ़ेगा जब n का वैल्यू बढ़ेगा और दूसरा r का वैल्यू बढ़ेगा जब z का वैल्यू घटेगा। ओके, r और n के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और r और z के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा गया है। जब भी एक्साइटेड स्टेट की बात होगा तो हम लोग एक वैल्यू बढ़ा देंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब हो गया थर्ड ऑर्बिट। क्या मतलब हो गया? थर्ड। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया थर्ड सेल। इस तरह से R3 अगर निकालते तो 0.529, थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए तो z का वैल्यू 1। इसको पुट करते हुए हम लोग इसको वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 0.529 into 9। इसी तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट और इस बार Li2+ के लिए लिया है तो Li2+ के लिए हम लोग z का वैल्यू Li2+ के लिए हम लोग z का वैल्यू जो है वो 3 रख देंगे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका मीनिंग हो गया सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ से हम लोग
सेकेंड ऑर्बिट में रखे, n का वैल्यू 3 रखे, तो ये वैल्यू हो गया 0.529 इंटू 4/3। और दोनों का रेशियो लेना है, जब हम लोग दोनों का रेशियो लिए तो ये हो गया 27/4, दैट इज 27:4। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट। इस बार हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन कहां पर हो? थर्ड ऑर्बिट। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, velocity of nth orbit of an electron is equal to 2.182 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कहा गया तो z का वैल्यू 1 रखेंगे, और थर्ड ऑर्बिट के लिए कहा गया तो n का वैल्यू 3 रखेंगे। इसको रखकर हम लोगों ने यहाँ पुट किया, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 7.27 into 10 to the power 5। इस क्वेश्चन में आगे कहा गया also calculate number of revolution per second that this electron make around the nucleus। जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा था, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, तो उस समय हम लोग उसका हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड की, एक सेकेंड में कितना घूम रहा है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड के लिए हम लोग बात कर लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन that is velocity of nth electron divided by circumference of nth orbit 2 pi r n। यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो थर्ड ऑर्बिट में है, तो वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पर अभी निकाला है, और 2 पाई का वैल्यू 3.14 और n स्क्वायर दैट इज थर्ड ऑर्बिट में है, तो थर्ड ऑर्बिट में है तो r का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर बाय z। a नॉट कहते हैं 0.529 को, 0.529 a नॉट हो गया रेडियस फर्स्ट रेडियस को हम लोग a नॉट पुट कर देते हैं, तो इस तरह से 0.529। और बच्चों यहाँ पर ऊपर वाला वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में आया है, मीटर पर सेकेंड में, तो हमें यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो r का वैल्यू भी मीटर में रखना होगा, और मीटर में यदि हम लोग रखते हैं तो 10 टू द पावर एंगस्ट्रम के जगह पर हम लोग 10 टू द पावर -10 पुट करेंगे, और इस तरह से हमें मिल जाएगा 2.43 into 10 to the power 14 rps, that is revolution per second। Next question, how much time an electron will take for one complete revolution in the second orbit of helium plus। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा था जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा था, ये n का वैल्यू 2 है, तो एक सेकेंड में हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में इस इलेक्ट्रॉन को कितने सेकेंड लगेंगे? तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? दैट इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई r क्या है? सेकेंड ऑर्बिट। अब वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला रख लेंगे 2.18 into 10 to the power 6 z by n। तो z हो गया हीलियम के लिए 2, n हो गया 2। इस तरह से रेडियस का वैल्यू 2 पाई दैट इज 2 पाई के लिए 3.14 और r दैट इज रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। रेडियस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाय z। सेकेंड ऑर्बिट है तो n स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, और z हीलियम के लिए z का वैल्यू 2 हो गया। और एक बार फिर से हमें यहाँ पर रेडियस मीटर में लेना है, तो एंगस्ट्रम के जगह पर हम लोगों ने 10 टू द पावर -10 को पुट किया, और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 3.05 into 10 to the power -16 सेकेंड। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हीलियम प्लस आयन को सेकेंड ऑर्बिट में कंप्लीट करने के लिए 3.05 into 10 to the power -16 सेकेंड लगेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको मेरे साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं घबराएं, अभी तो शुरुआत है। हम लोग अपने इस लेक्चर को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे, जहां पर नीट में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो बिल्कुल घबराएं नहीं।
प्रॉपर नोट्स बनाएं, वीडियो को डाउनलोड करें और समय समय पर वीडियो को रिवाइज करते रहें। वीडियो को रिवाइज करने से आप अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव फील करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी ई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना हम लोग एज्यूम करते हैं, ई। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एनर्जी of an electron in an orbit equal to potential energy plus kinetic energy. Energy of an electron हम लोग जानते हैं minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square joule per atom। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square joule per atom। और यदि जूल पर एटम से अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लाया जाए तो जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होगा वो -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। यहाँ पर 2.18 into 10 to the power minus 18 को रेडबर्ग एनर्जी कांस्टेंट नाम दिया गया। 2.18 into 10 to the power minus 18 को रेडबर्ग एनर्जी कांस्टेंट नाम दिया गया। सिंस n कैन बी ओनली इंटीग्रल वैल्यू, n जो है केवल इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, दैट इज 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर, it follows that total energy of electron is quantized। जब भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो वैल्यू होगा डिफरेंट ऑर्बिट में वो किसी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई है तो सेकेंड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी x इंटू ई होगा, x इंटू, या थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में या nth ऑर्बिट में हम बात करें तो वहां पर n इंटू ई होगा। एनर्जी शुड बी क्वांटाइज्ड, एनर्जी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू का। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यहाँ पर एनर्जी जो दिखाया गया है नेगेटिव साइन का, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव साइन इसलिए दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है kZe² बाई 2r, kZe² बाई 2r। जहां पर हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस kZe² बाई r, माइनस kZe² बाई r। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r का। लेकिन इसे हम लोग अगर लिखे तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ 1 बाई r। इसी तरह से टोटल एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में तो वो हो जाएगा माइनस kZe² बाई 2r, और यहाँ पर एनर्जी फिर से रिलेट कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1 बाई r। यहाँ पर देखा गया है कि दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए कह सकते हैं अगर रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस की वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा जब रेडियस को बढ़ाया जाएगा। जब भी रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा, और जब भी रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो घट जाएगा। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि रेडियस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही बढ़ेगा। इस तीनों फॉर्मूला से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 times of kinetic energy। Potential energy is negative of 2 times of potential energy, and kinetic energy is equal to negative of total energy। और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 times of total energy। अगर हम लोग एनर्जी डिफरेंस की बात करें, एनर्जी का वैल्यू तो हम लोग देख लिए कितना है, -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट
पर एटम। अगर एनर्जी n2 ऑर्बिट की बात करें तो हो जाएगा -13.6 Z² बाय n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर n1 ऑर्बिट में देखें, फर्स्ट ऑर्बिट में देखें या n1 ऑर्बिट में देखें तो ये हो जाएगा -13.6 Z² बाय n1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और यदि हम लोग निकालना चाहे E2 E1 तो ये वैल्यू जो है वो हमें देखने को मिलेगा -13.6 Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/E2²। हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है nth ऑर्बिट में -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए चले तो जो Z का वैल्यू है वो तो 1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में बात करें तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 होगा, जिसे हम लोग k नाम दिए। जब यहाँ पर n का वैल्यू 1 और Z का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये E1 दैट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरह से n का वैल्यू 2 पुट किया जाए तो वो हो जाएगा L ऑर्बिट, और Z का वैल्यू अभी भी हमें 1 पुट करना है और n का वैल्यू 2 पुट करना है, तो 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो एनर्जी का वैल्यू ये पर्टिकुलर हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट ऑर्बिट में। अगर हम लोग E2 E1 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 E2 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 E3 करें तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E5 E4 करें तो ये हो जाएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि E1 का वैल्यू सबसे छोटा है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है -13.6, और जैसे जैसे n का वैल्यू दैट इज इलेक्ट्रॉन को सेंटर से दूर ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो थ्रू आउट बढ़ रहा है। दैट इज जो हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी देखे हैं वो छोटा है और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी बड़ा है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी छोटा है और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बड़ा है, और ये लगातार चलता रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस की, तो E2 E1 बड़ा हो जाता है, E2 E1 बड़ा हो जाता है E3 E2 से एंड सो ऑन, जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें याद रखना है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी याद करना है हमें। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट an electron from the ground state of an isolated atom is called ionization energy। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल करके इंफिनिटी तक ले जाते हैं तो जो एनर्जी की हमें जरूरत होगा वो एनर्जी ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। नेक्स्ट है सेपरेशन एनर्जी। क्या है सेपरेशन एनर्जी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज सेपरेशन एनर्जी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हम लोग उसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है, और ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला गया है तो उसे हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। और एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उस एनर्जी को हम लोग नाम देंगे सेपरेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए, इसे हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी नाम देंगे। ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ एनर्जी
आर ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे आयनेशन एनर्जी हो, चाहे सेपरेशन एनर्जी हो या एक्साइटेशन एनर्जी हो, ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, if the total energy of an electron is minus 1.51 electron volt in hydrogen atom, जब हाइड्रोजन एटम का है तो Z का वैल्यू 1 होगा, E का वैल्यू कितना दिया है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिट, रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई टोटल हमें मालूम है, ओके, ई टोटल हमें मालूम है। तो जो ई टोटल है उसी का अगर नेगेटिव कर दिया जाए, हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो इस जगह पर माइनस, और एक बार टोटल एनर्जी कितना है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि यहाँ पर देखने को मिला। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, पॉजिटिव 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग टोटल एनर्जी हमें मालूम हो गया, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मालूम हो गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का वैल्यू है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो मालूम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई टोटल हमें मालूम है कितना, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 रखा, यहाँ पर n² है। इस तरह से हम लोग n² को कैलकुलेट किए तो हमें मिल जाएगा n = 3, दैट इज थर्ड ऑर्बिट। जब जैसे ही थर्ड ऑर्बिट मालूम हो गया तो हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस का वैल्यू होता है 0.529 n²/z। इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा और z का वैल्यू 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देखने से हमें मिल जाएगा r का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट में 4.761 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसी ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2.188 इंटू 10⁸ Z/n। यहाँ पर एक बार फिर से z का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया 0.729 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ionization energy of an hydrogen atom is 13.6। इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी कितना है, 13.6। then energy required in electron volt to excite it from the ground state to first excited state। जैसे ही ग्राउंड स्टेट की बात किया है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर बात कर रहा है तो n का वैल्यू 2 हो जाए, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n का वैल्यू 2। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए है वह है -3.4। तो सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई हाइड्रोजन एटम के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना होता है, ये रहा ऑर्बिट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -3.4। इस जगह से इस जगह पर लाने के लिए हम लिखेंगे E2 - E1, और E2 हो जाएगा -3.4 माइनस इंटू माइनस ऑफ 13.6 दैट इज -3.4 प्लस 13.6 दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उस इलेक्ट्रॉन को जो कि ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम का, उसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को आप सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो सब भी इसका फायदा उठा सके और
हम आपके लिए बना सके नए नए वीडियो लेक्चर, ताकि आप अपने घर पर रह करके या फिर हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर के नीट का बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।